तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। तो आज मैं इसी क्रम में पॉलिटी का एक और टॉपिक मैं आपके सामने पेश करने चलता हूं। तो पॉलिटी के बारे में आप चर्चा करते हैं आज 1919 के अधिनियम के बारे में, जिसे कहा जाता है पॉलिटी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार कहा जाता है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे, उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे। 2 या 3 एक्ट मेरे हर एक वीडियो में कंप्लीट किए जा रहे हैं, तो आप अच्छे से और प्रयास करके बहुत मेहनत करके आप नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए आइए बच्चों देखते हैं, आज से शुरू करते हैं आज का पॉइंट। आज का टॉपिक है हमारा, टॉपिक तो आपको पता ही है, पॉलिटी में चर्चा हमारी और आपकी चल रही है काफ़ी दिनों से। पॉलिटी में जो एक्ट है हमारा वो है आज 1919 का अधिनियम है, 1919 का कानून या अधिनियम, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है तो ये देख लीजिए, इसका नाम क्या दिया गया है पॉलिटी में। तो प्यारे बच्चे से दिया गया मॉन्टेग्यू, क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। तो याद रखना है बच्चों, आपको क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कौन सा कानून है? वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पारित किया गया था। इसमें क्या बेसिक बात थी, क्या बेसिक घोषणा उन्होंने की थी इसमें, तो देख लीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण आपको पढ़ना है। तो देखिए पहला मुद्दा क्या रहा है इसमें, तो आप पढ़ेंगे इस कानून के तहत सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको पहले मुद्दे में बता रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी जिसे सीमांकन किया गया। इस कानून के तहत लगभग, मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 8 प्रांतों में क्या कर दिया गया, एक शासन लगाया गया जिसे बोला जाता है द्वैत शासन। द्वैत शासन नामक पद्धति लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? द्वैत शासन नामक व्यवस्था, ये पद्धति लागू की गई थी प्यारे बच्चों। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस अधिनियम का यही है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यदि आप देखेंगे तो इस अधिनियम में यही मिलेगा, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया। कौन सा शासन है यहाँ पे, ये अंडरलाइन करना है आपको, द्वैत शासन लागू किया गया। लगभग कितने प्रांतों की बात की गई? 8 प्रांतों में यह व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई थी। तो अगला मुद्दा रहता है, इन 8 प्रांतों को पॉइंट बना लेना। 8 प्रांतों को क्या बोला जाता था पहले? 8 प्रांतों को गवर्नर प्रांत कहा जाता था। क्या बोला जाता था? गवर्नर प्रांत कहा जाता था। गवर्नर प्रांत कहा जाता था, ठीक है। तो अब आते हैं, अब डिस्कस करते हैं द्वैत शासन क्या व्यवस्था थी। तो देखिए आप ऐसे समझिए, ऐसे लिखिए आप, द्वैत शासन नोट्स बनाए तो द्वैत शासन, या द्वैत शासन नहीं समझ में आपके पड़ता है तो आप लिखिए दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी शासन प्रणाली, आप लिखेंगे इसे दोहरी शासन प्रणाली या द्वैत शासन। कहाँ पर लागू किया गया? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कहाँ पर? प्रांतों में लागू किया गया था। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, प्रांतों में लागू इस व्यवस्था को किया गया था। तो दोहरी शासन व्यवस्था थी, इसे 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इजीली आप समझ सकते हैं। एक इसमें था आरक्षित विषय। कौन सा था? आरक्षित विषय, ठीक है। इसे आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? सुरक्षित विषय भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? सुरक्षित विषय। कुछ रिजर्व्ड विषय थे, जिन विषयों पर कौन निर्णय ले सकता था? गवर्नर जनरल, सिर्फ गवर्नर जनरल, सिर्फ वायसराय निर्णय ले सकता था। और दूसरे थे इस तरफ हस्तांतरण विषय थे। कौन से विषय थे? हस्तांतरण विषय थे। और इन पर कौन निर्णय लेता था? भारतीय मंत्रियों को निर्णय लेने की इसमें शक्ति दी गई थी। किसे दी गई थी? भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए मंत्रियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई थी। कौन सी विषयों पर? हस्तांतरण विषयों पर यह निर्णय ले सकते थे। कौन निर्णय ले सकते थे? भारतीय मंत्री ले सकते थे, जो गवर्नर जनरल के परिषद में भारतीय मंत्री होते थे, जो चुन करके आते थे। और इस तरफ जो आरक्षित विषय थे या सुरक्षित विषय थे, या इंग्लिश में आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, जो रिजर्व्ड होती है ना, जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, जो परमानेंट सब्जेक्ट होते हैं, उनको बोल सकते हैं। इन पर जो निर्णय लेता था वो कौन लेता था? गवर्नर जनरल जो भी होता था। गवर्नर जनरल बोलिए या क्या बोलेंगे, वायसराय कहेंगे हम लोग,
क्योंकि बाद में तो वायसराय कहा गया, लेकिन गवर्नर जनरल भी आप हो सकते हैं कॉमनली, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने के लिए। तो वायसराय है निर्णय लेता था कौन से आरक्षित विषयों पर और हस्तांतरण विषयों पर कौन निर्णय लेता था? भारतीय प्रतिनिधि द्वारा चुने गए मंत्रियों द्वारा निर्णय लिया जा सकता था। तो अगला आप मुद्दा देख सकते हो, इसमें अगला पॉइंट है, इसी सीरीज में इसी क्रम में चलते हैं 1919 के में, इस पॉइंट में 1919 के अधिनियम में 1919 के कानून के तहत या अधिनियम के तहत, अधिनियम लिखेंगे, अधिनियम के तहत भारत में 1919 के अधिनियम के तहत प्यारे बच्चों भारत में कौन सी व्यवस्था को लागू किया गया? मैं आपको बता देता हूँ। 1919 के अधिनियम के तहत भारत में 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग भेजा जाएगा। भारत में एक संवैधानिक आयोग भेजा जाएगा, ये व्यवस्था इसमें तय की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी, जो कौन से वर्ष में तय की गई थी? 1919 में तय की गई थी, है ना। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो आप समझ सकते हैं जो 10 वर्ष की बात की गई, कौन सी वर्ष में बात की गई? 1919 में। इस अधिनियम के, इस कानून के तहत ये बात की गई थी कि 1919 के 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष कब होंगे? 1929 में होंगे 10 वर्ष, है ना। अगर 10 वर्ष प्लस करोगे इधर से तो कौन सी वर्ष में जाकर होंगे? 1929 में। कहने का मतलब 1919 में ये बात बोली गई थी ब्रिटिश शासकों द्वारा कि 1929 में भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था के रूप में कहाँ तक भारत पहुँच सकता है, कहाँ तक उत्तरदायी भारत अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के नेता उठा सकते हैं। तो इस बात की जांच करने के लिए हम एक आयोग भेजेंगे, और इस आयोग का नाम जो रखा गया था, बाद में जो आयोग आया था 2 वर्ष पहले ही आ गया था 1927-28 में, जैसे साइमन कमीशन आयोग बोला जाता है। तो आप समझ पाए होंगे प्यारे बच्चों। अगला जो मुद्दा है इस पॉइंट में, अगले मुद्दे की तरफ मैं आपको बता देता हूँ, केंद्रीय विधान परिषद। अगला मुद्दा है केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद और विधानसभा, ये दोनों सदन होते थे। विधानसभा को तो निम्न सदन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? निम्न सदन बोला गया। कैसे बोला गया? विधानसभा को निम्न सदन कहा गया। और केंद्रीय विधान परिषद को क्या नाम दिया गया? यहाँ पे इसे मैं हटा देता हूँ। केंद्रीय विधान परिषद को उच्च सदन यहाँ पर नाम दिया गया था। तो ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। केंद्रीय विधान परिषद को उच्च सदन बोला गया और विधानसभा को क्या बोला गया? निम्न सदन यहाँ पर बोला गया था। तो 1919 के अधिनियम में यही सबसे इम्पोर्टेंट बात रही है कि बोला जाता है आपसे कि प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था या प्रांतों में द्वैत शासन या प्रांतों में ड्यूल सिस्टम कौन सी वर्ष में लागू किया गया? 1919 में लागू किया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो आपके सामने है अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा 1919 में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ये वाला पॉइंट अब याद रखना है। और इसी वर्ष में साइमन आयोग के लिए एक व्यवस्था की गई थी कि आज के 10 साल बाद, मतलब 1919 के 10 साल बाद 1929 में एक आयोग भेजा जाएगा जो भारत में किस चीज की जांच करेगा? संवैधानिक सुधार कहाँ तक हो सकते हैं, कौन सी सीमा तक जा सकते हैं, वहां के लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं संविधान को बनाने की दिशा में। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये काम हुए थे। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रख लेने, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार में। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेहरू रिपोर्ट के बीच में बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है। कौन सा है प्यारे बच्चों? नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जो साइमन कमीशन जो है टॉपिक, उसे मैं यहाँ बता दूंगा, लेकिन वो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। वो टॉपिक हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है जो आता है। तो देखिए क्योंकि हमें संविधान पढ़ना है तो उसी हिसाब से 1928 का एक टॉपिक रहता है जिसे पढ़ते हैं हम नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के नाम से 1928 के टॉपिक को हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट में क्या विशेषता थी, क्या इंपॉर्टेंट बात थी नेहरू रिपोर्ट में। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, नेहरू रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट बात थी। सबसे पहला मुद्दा, लॉर्ड बर्किनहेड, एक व्यक्ति था अंग्रेज, लॉर्ड बर्किनहेड ने, एक अंग्रेज व्यक्ति था, लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीय व्यक्तियों को या भारतीय लोगों को कह सकते हो,
भारतीय लोगों को संविधान बनाने की चुनौती दी थी। संविधान बनाने की क्या दी? चुनौती दी थी। चुनौती दी थी, संविधान बनाने की चुनौती दी थी। एक ऐसा संविधान बनाओ, इन्होंने कहा लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीय लोगों से, ऐसा संविधान बनाओ जो हर भारतीय को, किसे? हर भारतीय व्यक्ति को, हर भारतीय व्यक्ति के हित का हो, हर भारतीय व्यक्ति के हित का हो, उसके हित में हो, इस तरीके का संविधान आप निर्माण करिए। तो इन्होंने चुनौती दी थी, इनका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड। भारतीय संविधान, भारतीय लोगों को चुनौती इनके द्वारा दी गई कि आप एक ऐसा संविधान बनाइए। कब की बात है? वर्ष 1928 की। इस टॉपिक को पढ़ा जाता है नेहरू रिपोर्ट के नाम से पढ़ा जाता है प्यारे बच्चों। तो नेहरू रिपोर्ट को आप याद रखिए और इस तरीके से पढ़िए। 1928 में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेहरू रिपोर्ट कौन सी वर्ष में पारित हुई? 1928 में पारित हुई थी। नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू से संबंधित है ये वाला पॉइंट। तो देखिए, इन्होंने चुनौती दी, तो चुनौती को स्वीकार करने के लिए भारतीय व्यक्ति आ गए, क्यों नहीं होंगे। एक से एक बैरिस्टर थे जो लंदन से पढ़ करके आए थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लीजिए, महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, है ना, बहुत सारे तेज प्रकाश चपरू को ले लीजिए, बहुत सारे अनगिनत नेता थे जो बैरिस्टर की उपाधि या बैरिस्टर की पढ़ाई करके कहाँ से आए थे? लंदन से। देखिए, तो अगला पॉइंट रहता है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया, चुनौती को स्वीकार किया और संविधान निर्माण करने के लिए अध्यक्षता में, अपनी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति की स्थापना की। समिति की स्थापना की थी। यहाँ पे 9 सदस्य हैं, कहीं 7 सदस्य भी किताबों में लिख रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप देख लीजिएगा। यहाँ 9 सदस्य में लिखा है, कहीं 7 सदस्य भी आपको मिलेगा, आप दोनों नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसने चुनौती को स्वीकार किया? संविधान बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू ने चुनौती को स्वीकार किया था। चुनौती देने वाला कौन सा व्यक्ति था? चुनौती देने वाला लॉर्ड बर्किनहेड था। चुनौती किस बात की दी गई? चुनौती इस बात की दी गई कि जो भी भारत के हित में हो, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हित में हो, भारत के हर नागरिक के हित में हो, इस तरीके का एक संविधान आप बनाइए। तो कोई भी व्यक्ति बना सकता है। तो उस चुनौती को स्वीकार करने का काम पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। तो उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय अथवा 9 सदस्यीय समिति का गठन हुआ, जिन्होंने संविधान को बनाने की दिशा में प्रयास किया था। पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान बनाने की दिशा में कार्य किया था। तो यहाँ से ये पॉइंट कई बार प्यारे बच्चों पूछा गया है, तो आप पॉइंट लिख लेंगे अगला। पहले भारतीय व्यक्ति मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने वर्ष 1928 में सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान बनाने की दिशा में कार्य किया। भारत के लिए संविधान बनाने की दिशा में कार्य किया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए पहले फर्स्ट इंडियन बताइए, पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने एक समिति के तहत संविधान बनाने की एक मुद्दे को रखा, एक बात को रखा, अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार और संविधान बना के भी दिखाया। संविधान बनाया भी था, ऐसा नहीं कि संविधान नहीं बनाया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सी वर्ष की बात है? 1928 की बात है। कौन से व्यक्ति थे? मोतीलाल नेहरू व्यक्ति थे, पहले फर्स्ट इंडियन व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को बनाने की दिशा में कार्य किया था। तो अगले मुद्दे पे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला मुद्दा क्या है यहाँ पर? अगला मुद्दा है वर्ष 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय सभी दलों की, कहने का मतलब सर्वदलीय मतलब सभी दलों की सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मोतीलाल नेहरू को संविधान बनाने के लिए
क्या बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, नियुक्त किया गया था। मोतीलाल नेहरू को कौन सी बैठक में, लखनऊ में जो बैठक हुई थी उस बैठक में मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। ये 28 फरवरी 1928 को जो बैठक, प्यारे बच्चों इसे मैं हटा देता हूँ, आप नोट कर लेना, रिपीट करके वीडियो को आराम से देखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार, तब तक नहीं समझ में आता है, आप वीडियो को देखते रहिए आराम से। तो 28 फरवरी 1928 को ये बैठक हुई थी, तो इसमें नियुक्त किया गया था। अगला मुद्दा क्या था इसमें, नेहरू रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट को, मैं अगला मुद्दा आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट है, नेहरू रिपोर्ट को 28 अगस्त 1928 को, नेहरू रिपोर्ट को 28 अगस्त 1928 को पेश किया गया था, पेश किया गया था। ये आपको मुद्दा याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट को 28 अगस्त 1928 को पेश किया गया था। तो ये डेट भी आपको याद रख लेनी है, काफी इम्पोर्टेंट डेट है। कौन सी डेट को पेश किया गया था नेहरू रिपोर्ट को, 28 अगस्त 1928 को, किसकी अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट को पेश किया गया था प्यारे बच्चों। अगला मुद्दा है, कलकत्ता में, कहां पर, कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट को मोहम्मद अली जिन्ना ने, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। क्यों अस्वीकार कर दिया था, आप सामान्यतः पढ़े होंगे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। वो हमेशा क्या चाहते थे, वो एक अलग देश बनाना चाहते थे, वो विभाजन चाहते थे भारत में। और इस रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया था। मोतीलाल नेहरू ने दोनों धर्मों को साथ लेकर के सारी व्यवस्थाओं को स्थापित किया था। तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, इस वजह से उन्होंने क्या किया, बहिष्कार कर दिया इस रिपोर्ट का, या अस्वीकार कर दिया। तो कहाँ पर अस्वीकार कर दिया था, ये कलकत्ता की बात है, वर्ष 1928 की। कौन सी रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट को। किसने अस्वीकार कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया, जो कि हमेशा किस बात के पक्षधर रहे, वो हमेशा भारत के विभाजन के पक्षधर रहे। इन्हीं की आप कह सकते हो एक तरीके से बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी प्लानिंग या बहुत बड़ी रूपरेखा इनकी रही पाकिस्तान को बनाने की दिशा में। इस वजह से पाकिस्तान में इनको एक गवर्नर के तौर पर, ऐसे हमारे यहाँ नेशन के तौर पर महात्मा गांधी को देखा जाता है, ऐसी मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान में देखा जाता है। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं इसी रिपोर्ट में प्यारे बच्चों। नेहरू रिपोर्ट में अगला जो मुद्दा है, अगला मुद्दा आप देखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, संविधान बनाया गया, तो संविधान से संबंधित किन बातों को इसमें शामिल किया गया, तो देखिए मूल अधिकारों की बात की गई। इसमें किसकी बात की गई, मूल अधिकारों की बात की गई थी। 1928 की बात कर रहा हूं मैं, मूल अधिकारों की बात 1928 में की गई थी। संसदीय व्यवस्था की बात की गई थी। कौन सी व्यवस्था की बात की गई, संसदीय व्यवस्था की बात की गई थी, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट बनी उसमें संविधान को बनाने की दिशा में जो बात की गई थी संसदीय व्यवस्था की। और किसकी बात की गई थी, संघात्मक शासन की बात की गई थी, संघात्मक शासन की बात की गई थी। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये प्रमुख मैंने आपको बिंदु बताए हैं। जब कौन सी वर्ष में बात की गई, इनकी सभी की 1928 में चर्चा चल रही थी, है ना। संविधान बनने से लगभग 21 वर्ष पहले। हमारा संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। और ये कितने वर्ष, लगभग 21 वर्ष पहले ये सारी चीजों की चर्चा मोतीलाल नेहरू जी कर चुके थे। कहाँ पे कर चुके थे, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से कर चुके थे। मूल अधिकारों की बात उन्होंने रखा था कि प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए, संसदीय प्रणाली होनी चाहिए भारत में, देश में एक सिस्टम होना चाहिए, पार्लियामेंट व्यवस्था होनी चाहिए, संघात्मक शासन की बात करी थी उन्होंने, देश होना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए भारत को चलाने के लिए जिसमें शक्तियों का बराबर विभाजन किया जाए, मतलब शक्तियों को बराबर बांटा जाए, केंद्र में भी शक्तियां होनी चाहिए और अदर राज्यों में भी शक्तियां होनी चाहिए। तो आप समझ पा रहे होंगे, इन व्यवस्थाओं को 1928 में ही रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था, मैं आपको बता चुका हूँ, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस व्यवस्थाओं को, इन व्यवस्थाओं को रखा गया था, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं, लगभग एक मुद्दा बता देता हूं मैं आपको, लगभग 21 वर्षों बाद
लगभग 21 वर्षों बाद 26 नवंबर 1949 को नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक या रिपोर्ट के अनुसार संविधान को पूर्णतः बनाया गया था। संविधान को पूर्णतः बनाया गया था। यदि मैं वहां से 1928 से अगर आज के संविधान की तुलना करता हूं, जो संविधान 1949 में 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया, तो हूबहू उन्हीं चीजों पर लागू था। चाहे तो आप देख सकते हैं संविधान का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी लेक्चर, कोई भी पार्ट या कोई भी सूची आप उठा करके पढ़ सकते हैं। लगभग 21 वर्षों बाद 26 नवंबर 1949 को नेहरू रिपोर्ट के ही मुताबिक या उसके आधार पर पूर्णतः संविधान को बनाया गया। प्रमुख चीज आपके सामने है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन मांगों को, इन व्यवस्था को मोतीलाल नेहरू के द्वारा अपनी नेहरू रिपोर्ट में रखा गया था। किसकी चुनौती देने पर? लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती देने पर। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पाए होंगे जो कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो हूबहू उन्हीं व्यवस्थाओं को बाद में लागू किया गया। वो एक बात अलग है, अलग अलग समितियां बनी, अलग अलग स्टडी किया गया। लगभग 60 देशों के संविधान को स्टडी किया गया। बहुत सारे देशों से व्यवस्थाओं को अपनाया गया, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, है ना, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत सारे देश प्रमुख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं नेहरू रिपोर्ट को आप समझ पाए होंगे बेहतरीन तरीके से। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। यदि कहीं पर भी किसी भी तरीके की आपको कोई कमी लगती है, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। प्यारे बच्चों, तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने चर्चा करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखिएगा। 1935, इसका नाम क्या था? भारत शासन अधिनियम। क्या था? भारत शासन अधिनियम इसका नाम था। प्यारे बच्चों, 1935 का जो एक्ट था, जो कानून था, ये भारत शासन अधिनियम था। ये कब बना? जो लंदन में आपको पता है 1931, 32, 33 इन वर्षों में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। पहला असफल रहा क्योंकि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं गया। दूसरा भी असफल रहा, लेकिन